चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी एमएफए की फर्स्ट क्लास है। लेक्चर नंबर 1। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब कैफ 6 एमएफए और हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब सितंबर 2022 अटेम्प्ट के लिए और इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। और आज डेट हो गई है जनाब 26 मार्च। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम तलहा शाहिद है और मैं केएनएस में सन 2015 से एसोसिएटेड हूं। अभी इस वक्त मैं केएनएस के अंदर एक कॉस्टिंग वाला बैच पढ़ा रहा हूं, पूरा कॉस्टिंग बैच 2, और एक ये एमएफए का कैलकुलेशन वाला पोर्शन। इससे पहले आपके पास जो पुरानी स्कीम में एफएआर 1 होता था उसमें मैं एक शेयर करता था खनानी के साथ और उमर गाजी के साथ। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं भाई। देखो यार, एमएफए के अंदर 2 क्लासेस जो है वो सर साजिद ले चुके हैं, तो उन्होंने एक एमएफए का स्केच खींच दिया कि जरा हमारे पास एमएफए है क्या। अच्छा जी, क्या मैं ये माइक लगा सकता हूं? जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग सही होती है, ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा जी, फिर हमने बोला जनाब कि सर एसके जो है वो हमारे 2 क्लासेस एमएफए की ले चुके हैं। उन्होंने एमएफए का एक स्केच खींच दिया कि जनाब एमएफए का पोर्शन कितना कैलकुलेशन है, कितना थ्योरी है। अच्छा जी, मैं जो हूँ वो कैलकुलेशन वाला पोर्शन कवर कराऊंगा। सारी कैलकुलेशन मैं करवा रहा हूँ, सारे थ्योरी वाले पोर्शन जो है वो सर साजिद करवा रहे होंगे। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग चलेंगे। हम लोग अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं कि जनाब हम लोग पढ़ेंगे कैसे, हम लोग को जो है वो पढ़ाई कैसे करनी है, कौन कौन से चैप्टर है हमारे पास, कितनी वेटेज है, वो सारी चीज। तो सबसे पहले हम लोग अपने पोर्शन का सिलेबस लिखते हैं। ओके, थ्योरी वाला पोर्शन एसके आपको लिखवा चुके हैं, मैं अपना कैलकुलेशन वाला पोर्शन लिखवाता हूँ और फिर हम लोग अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। चले यार, आप सिलेबस लिख लीजिए। यूज कर रहा है यार, सही। चलें जी। अच्छा जी, एमएफए को सिलेबस के अंदर एग्जामिनर ने 3 चीजों में स्प्लिट किया है। एक पोर्शन इन्होंने दिया है मैनेजरियल एनालिसिस का। एक पोर्शन इन्होंने दिया है जनाब मैनेजरियल एनालिसिस का। एक पोर्शन इन्होंने दिया है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल एनालिसिस और दूसरा तो और कौन है ऊपर? और कौन बैठा हुआ था? ऊपर 2-3 बैठे थे। जब मैंने इधर देखा, मैंने इधर देखा सामने, इधर का मैं इधर ही आ गया। 2-3 बंदे, मेरे का शक्ल जानी पहचानी शक्लें थी, मैंने कहा यही हो गया। मैंने आपसे पूछा भी, मैंने कहा हाँ तुम लोग ही हो। आ गए तो देख लिया, कोई और ऊपर ना हो यार। वो इसी आसरे हो गई क्लास, अब शुरू होगी। चलो खैर, अभी स्टार्ट ही हुई है। चले जी भाई, सेकंड पोर्शन है हमारे पास
सर सेकंड पोर्शन है हमारे पास फाइनेंशियल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट, और जो तीसरा पोर्शन है हमारे पास बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन या अप्रेजल, बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अच्छा जी, हमारे सिलेबस को एग्जामिनर ने इस तरह से 3 हिस्सों में आके अपने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये वाला जो पोर्शन है मैनेजरियल एनालिसिस, सर एग्जाम में ये कितने मार्क्स का आता है, इसकी वेटेज कितनी डिसाइड किया है कि अपने कितनी भाई बताओ 35 से 45। सर एग्जाम में आपको थ्योरी इतने मार्क्स की नजर आएगी, 35 से 45 मार्क्स। और इस पोर्शन को सर साजिद कपाड़िया कवर करा रहे होंगे। उसके बाद जो सेकंड वाला पोर्शन है मेरे पास, सेकंड वाला जो पोर्शन है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, जनाब ये एग्जाम में तकरीबन आपको 35 से 50 मार्क्स का दिखेगा। ये आपको तकरीबन एग्जाम में 35 से 50 मार्क्स का दिखेगा। इस टॉपिक को हम लोग छोटा बीएफडी भी कह सकते हैं। इस पोर्शन को हम लोग छोटा बीएफडी भी कह सकते हैं। पहले सारा बीएफडी वाला पोर्शन यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला सारा पोर्शन बीएफडी में होता था, बेसिक भी वही होती थी और एडवांस भी वही होता था। इसके बाद अब जब नई स्कीम आई है तो आईकेप ने एक बेसिक पोर्शन यहां पे डाल दिया और वहां पे एडवांस छोड़ दिया। ओके, तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये वाला। एग्जाम का सबसे ज्यादा वेटेज भी यही है। लास्ट टाइम इस पोर्शन से 44 मार्क्स का दिया एग्जामिनर ने इस पोर्शन से। सर इस पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक हैं जनाब? इस पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक हैं? इस पोर्शन के अंदर वैक है, वैक के अंदर दुनिया है, रिस्क एडजस्टेड वैक भी है, CAPM भी है, सारी चीजें इसके अंदर। तो मैंने सिर्फ मेन हेडिंग लिख दी कि हमारे पास वैक है। सेकंड, हमारे पास यहां पे हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट है। सर रिस्क मैनेजमेंट यहां पे फॉरेक्स का भी है और इंटरेस्ट का भी है, दोनों चीजें। तीसरा, यानी कि मैं इसको A और B करके अगर लिख दूं, फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट भी है और इंटरेस्ट रिस्क मैनेजमेंट भी है। फॉरेक्स भी और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट भी है। तीसरा, मेरे पास यहां पे स्टैट्स का पोर्शन भी डाला गया है। यहां पे मेरे पास स्टैट्स का पोर्शन भी डाला गया है। अच्छा, ये मैंने वैक लिख दिया, इसके अंदर जो ना दुनिया है, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, बस वैक अपना कवर है। इसके अंदर रिस्क एडजस्टेड वैक भी है अपने पास, मार्जिनल वैक भी है अपने पास, और बहुत सारी चीजें वो वैक के अंदर सब कवर होती हैं। जो तीसरा पोर्शन है मेरे पास, बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। एग्जाम में 20 से 25 मार्क्स, लास्ट टाइम 25 मार्क्स का आया ये। एग्जाम में इसके 2 सवाल मिलेंगे। कौन कौन से टॉपिक डालेंगे इसके अंदर जनाब? इसके अंदर जब बजटिंग है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है जिसको आप लोग अभी बोल रहे हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तीसरी जनाब इसके अंदर वर्किंग कैपिटल है। लास्ट टाइम एग्जाम के अंदर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी आ गया और वर्किंग कैपिटल का भी एक छोटा सा सवाल आ गया। क्या छोड़ दिया उसने? बजटिंग। और बजटिंग जनाब आपको पता है कि जब पहले ये कैफेट के अंदर पहले पुराने कॉस्टिंग के पर्चे में हुआ करता था, अब वहां से निकाल के यहां डाल दिया। और जब ये पुराने पर्चे में हुआ करता था तो हर अटेम्प्ट में इसका सवाल होता था। वो जिस अटेम्प्ट में नहीं होता था वो अटेम्प्ट खुशनसीब अटेम्प्ट काउंट की जाती थी। और इस बार जो है वो एग्जामिनर ने बजटिंग नहीं दिया है।
एक्सपेक्टेड है कि जनाब इस टाइम में दी जाए। लास्ट टाइम जो मेरे पास कैफेड वाला पेपर था कॉस्टिंग वाला, लास्ट टाइम जो मेरे पास पेपर था कॉस्टिंग वाला, उसमें से ये दो टॉपिक निकले, बजटिंग निकला और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल निकला, वो निकाल के इन्होंने यहां डाल दिया। ओके, वर्किंग कैपिटल का थोड़ा कॉन्सेप्ट था, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और बजटिंग, वो निकाला, वो वैसे ही बहुत हैवी होता था, वहां से निकाल के इन्होंने यहां पे डाल। तो ये आपके पास एक एमएफए का पेपर बना दिया गया है। सर हमारी पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होगी जनाब? हमारे पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होगी? सबसे पहले हम लोग वैग से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा वैग का है, क्योंकि वैग में लातादाद कॉन्सेप्ट है, ठीक ठाक कॉन्सेप्ट है, सब हमने पढ़ने हैं। उसके बाद सर फिर हम चले जाएंगे सेकंड बजटिंग में। बजटिंग में प्रैक्टिस बहुत चाहिए। हमारा पूरा रमजान वैग में गुजरेगा, हमारा पूरा रमजान वैग में गुजरेगा। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे जनाब बजटिंग में। बजटिंग भी बहुत टाइम पीता है, बजटिंग भी बहुत टाइम पीता है। उसके बाद हम चले जाएंगे जनाब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे, ये भी आपका थोड़ा बहुत टाइम पिएगा। उसके बाद हम चले जाएंगे वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के बाद स्टैट्स, और लास्ट में हम करेंगे जनाब रिस्क मैनेजमेंट। तो हमारे पास एक मुनासिब लेंदी सिलेबस है इसका। दिखने में आपको सिर्फ 6 टॉपिक दिख रहे हैं, लेकिन 6 टॉपिक के अंदर जो है एक अच्छी खासी दुनिया है। अच्छा जी, सवाल ये पैदा होता है सर स्टडी टेक्स का हम क्या करेंगे? सर स्टडी टेक्स आपको नहीं पढ़नी, स्टडी टेक्स टीचर के लिए होती है। वो देख लेता है कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो एग्जामिनर ने डाले, ताकि उस कॉन्सेप्ट को क्लास में कराया जा सके। हाँ, थ्योरी का क्या करेंगे सर? सर थ्योरी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो प्योर थ्योरेटिकल वाली चीजें होंगी, इस तरह इस्लामिक फाइनेंस वाली चीजें हैं, वो हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थ्योरी वाली जो इसकी थ्योरी है, इसकी जो ये थ्योरी है, वो तो सर ऐसे कवर करा रहे होंगे। ठीक हो गया सर। मैं एक काम करता हूं, आपकी जो स्टडी टेक्स्ट है उसके चैप्टर नंबर भी लिख देता हूं, वरना स्टूडेंट बाद में स्टडी टेक्स्ट खोल रहा होता है, बोलता है यार ये क्या चीज है, ये समझ में नहीं आ रही, ये नहीं हुई है। तो जब तक तुम सिलेबस कॉपी करो, मैं स्टडी टेक्स्ट से जो ना वो नंबर लिख देता हूं। क्या तुम लोगों ने सिलेबस कॉपी किया हुआ है? इस तरह तो नहीं किया होगा, तो थ्योरी वाला क्या होगा ना, सिर्फ ये कॉपी करो ना। वो तो सिर्फ सर साजिद ने थ्योरी वाला कराया होगा। अच्छा, आप में कोई ऐसा है जो ग्रुप ए के साथ कोई पेपर उठा रहा है? हाँ नहीं, ताकि क्लैश व्लैश भी देखे ना यार, टाइम टेबल फाइनल करें और क्लास से अपनी स्टार्ट करें। चलो पेपर लिख लेता हूँ ना। नहीं भाई, 4 क्लासें होंगी, तो वही तो पूछ रहा हूँ कि ताकि बताएं कि इसके साथ क्लैश नहीं हो और स्टार्ट करें। हमारी हफ्ते में 4 क्लासें होंगी, एक क्लास में कहाँ कोर्स कवर होगा यार? नहीं, सैटरडे से ही बोला होगा, अब सैटरडे से ही बोला होगा। नहीं सिर्फ मैं अपनी सिर्फ 4 क्लासें लूंगा, सिर्फ मेरी अपनी 4 क्लासें होंगी, और 2 से 2.5 घंटे बस, इससे ऊपर दिमाग नहीं चलता। हाँ नहीं, मैं से क्या, सॉरी क्या बोल रहा है?
ये स्ट्रेट एक्स चैप्टर भी लिख ले भाई, फिर बाद में ना परेशान होते हैं यार किस किस में था ये। 11, 12, 13, 14। जी सर, ये हमारे स्ट्रेट एक्स के चैप्टर्स हैं। ये हमारे कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है? अबे भाई कहाँ जा रहा है? अभी शुरू तो होने दे भाई। अबे कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है यार उससे। चल भाई चुप जा। चलें सर, सिलेबस कॉपी करें फिर हम स्टार्ट लेते हैं। शाहिर कह रहे हैं ऑडिट एफआईआर टू कंपनी लॉ से क्लैश ना हो बस। ऑडिट एफआईआर, हाँ तो ग्रुप बी में ना, ग्रुप बी में तो हो ही सकता ना क्लैश, तो ग्रुप ए वालों का पूछ रहा था। क्या आप लोग मुझे ओके करोगे तो मैं मिटाऊंगा? मिटा दे जनाब। ऑनलाइन वाली जनता, ऑनलाइन वाली अवाम, चलिए सर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और सर पहले चैप्टर का नाम है वैक। भाई ये चैप्टर है क्या, अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं। आज की क्लास कॉन्सेप्ट बनाने पे लगेगी, तो बराए मेहरबानी आधा घंटा खामोशी के साथ बगैर कुछ कॉपी किए हम सिर्फ सुनेंगे और अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि जनाब ये वैक क्या चीज है। एग्जाम में लाजमी इसका एक सवाल मिलेगा। हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे जनाब? हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हमारे पास एमएफए का तो एक ही पास पेपर हुआ और एक मॉडल, 2 सवाल की प्रैक्टिस हमें वहां से करनी पड़ेगी और हमें जनाब बीएफडी के पेपर करने पड़ेंगे। हमें बीएफडी के पेपर करने पड़ेंगे, हमें P4 के वैक के सवाल करने पड़ेंगे, हमें F9 के वैक के सवाल करने पड़ेंगे, हमें ICW के वैक के सवाल करने पड़ेंगे। इतनी कवरेज करोगे तब जाके एग्जाम में इंशाल्लाह हम इसको आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चले सर, हमारी हफ्ते में कितनी क्लास हुआ करेंगी जनाब? हफ्ते में मैं अपनी 4 क्लासेस लूंगा। हफ्ते में मेरी अपनी 4 क्लासेस हुआ करेंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक से, अब जो मंडे स्टार्ट हो रहा है परसों से, हमारी 4 हफ्ते हर वीक लगा करेंगी। टाइम टेबल फिक्स होगा, टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा। एक दफा रमजान में चेंज होगा और रमजान के बाद एक दफा होगा। टाइम टेबल थ्रू आउट दी सेशन हमारे पास सर कांस्टेंट रहेगा। क्लासेस हमारी संडे को नहीं हुआ करेंगी। संडे को हम लोग फैमिली डे मनाएंगे, आधा दिन फैमिली का, आधा दिन होमवर्क। इस बार इंशाल्लाह हम लोग टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। इस बार से हमारी कोशिश है, एक तो होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क का कंटिन्यूअस फॉलोअप किया जाएगा और दूसरा जो है वो टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे लाजमी। चलिए स्टार्ट करते हैं जनाब। बिल्कुल बेसिक से, कॉपी शॉपी नहीं, सिर्फ हम लोग समझेंगे जनाब कैपिटल क्या होता है मेरे भाई लोग। कैपिटल क्या होता है सर? हम लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है। इस पेपर को पढ़ने के लिए मुझे आपकी कोई नॉलेज नहीं चाहिए। इस पेपर को पढ़ने के लिए आपका कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। हाँ, बस कॉमन सेंस होनी चाहिए, बिजनेस का अंदाजा हो। अच्छा जी, हमने बोला जनाब कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या होता है? हमने बोला सर कैपिटल का मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा अकाउंटिंग के अंदर कि ऑनर जो बिजनेस में पैसा लगा रहा होता है उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल। ऑनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल। अकाउंटिंग में सीखा
FAR1 में सीखा, FAR2 पढ़ रहे उसमें सीखा। हमने बोला जनाब बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं भैया, बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं सर? 3 टाइप्स के। सर पहला कौन सा भाई? कौन से आदमी होते हैं, कौन कारोबार करते हैं ये? हमने बोला सर सोल प्रोवाइडर का मतलब वो बंदा जो अकेला कारोबार कर रहा होगा, ऐसा। इसका मालिक कौन होगा? ये अकेला बंदा, जो एक बंदा कारोबार करता है। वो किस में जा रहा होता है, किस नाम से आ रहा होता है? सोल प्रोवाइडर के नाम से। सर बिजनेस में पैसा कौन लगाएगा? यही लगाएगा। अकाउंटिंग एंट्री तुम लोग का याद है? सर याद है क्या एंट्री होती थी जब ये पैसा घर से लेकर आता था कारोबार में? कैश या बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। एग्री करते हो सर? एग्री करते हो? पैसा लेकर आया कैपिटल, पैसा लेकर आया कैपिटल, ठीक हो गया। सर अगला मैंने बोला जनाब एक और तरह के भी तो बिजनेस होता था, कौन सा वाला? पार्टनरशिप बोलो या फिर एओपी बोलो। टैक्स पढ़ा तुम लोगों ने इसलिए बोल रहे हो एओपी। अच्छा भाई हमने तो अकाउंटिंग पढ़ी। सर पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप वो बिजनेस, गौर से समझना, पार्टनरशिप वो बिजनेस एक से ज्यादा बंदे मिलके कारोबार करें, ऐसा। 3 बंदे मिलके कारोबार कर रहे हैं, 2 बंदे मिलके कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप। सर बिजनेस में जो पैसा लेकर आएगा, सर बिजनेस में जो पैसा लेकर आएगा वो कौन होता है? मालिक। मालिक। बिजनेस में जो पैसा लेकर आएगा वो कौन है सर? मालिक। एंट्री क्या बनती थी? कैश या बैंक डेबिट और कैपिटल पार्टनर ए डेबिट, कैपिटल मास्टर बी क्रेडिट। याद है भाई? याद है? हमने बोला ठीक हो गया कैपिटल, ठीक हो गया कैपिटल, ऐसा ऐसा। सर तीसरा बिजनेस कौन सा होता है? सर कंपनी में क्या सीन होता है? हमने बोला सर कंपनी में जो मालिक, जो लोग, सर कंपनी का सीन क्या होता है? हमने बोला सर कंपनी में सीन ये होता है कि जनाब लेट्स सपोज मुझे बिजनेस रन करना, लेट्स सपोज सर मुझे बिजनेस, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, लेट्स सपोज मुझे बिजनेस रन करना है। मैंने बोला जनाब मुझे बिजनेस चलाना आता है सर, मुझे रिफाइनरी चलाना आती है, मुझे स्किल्स है, मुझे मार्केटिंग कैसे करनी है, बिजनेस चलाना कैसे, एनओसी कैसे लेनी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, मुझे पता है। सर पैसा नहीं है, पैसा आ जाए तो मैं रिफाइनरी लगा लूंगा और बिजनेस चला लूंगा। सर पैसा नहीं है। मैंने बोला सर पैसे के लिए कहां जाना पड़ेगा? हमने बोला सर पैसे लेने के लिए मुझे आवाम, पब्लिक के पास जाना पड़ेगा। सर पब्लिक को मैं क्या बोलूंगा? मैं पब्लिक को बोलूंगा जनाब आप मुझे, पब्लिक को बोलूंगा जनाब आप मुझे पैसे दो, आप मुझे पैसे दो, मैं आपको एक पर्ची पकड़ाऊंगा। आप मुझे पैसे दो, मैं आपको एक पर्ची दूंगा। वो जो पर्ची दूंगा उसका नाम क्या होगा? शेयर सर्टिफिकेट। सर क्या नाम होगा? शेयर सर्टिफिकेट। अच्छा जी, मैंने बोला सर ये पर्ची ये कितने की है? मैंने बोला सर ये जो पर्ची है 10 रुपए की। कितने की है मेरा भाई? 10 रुपए की। आप मुझे 10 रुपए दे, मैं आपको एक पीस ऑफ पेपर पकड़ा दूंगा, उस पर आपका नाम लिखा होगा। उस पर्ची को मैं क्या बोलूंगा? शेयर सर्टिफिकेट। सर इसने पैसे दिए, डिफरेंट लोगों ने 10-10 रुपए दिए, मेरे पास ठीक ठाक पैसा आ गया। सर कंपनी के पास पैसा आ गया, कंपनी ने कारोबार करना शुरू कर दिया। मैंने बोला सर कंपनी के पास जो पैसा आया वो किसने दिया? बंदों ने, लोगों ने, अवाम ने। उन अवाम को क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर। उन अवाम को क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर। सर इन्होंने पैसा लगाया, मालिक कौन है? मालिक कौन है? शेयर होल्डर। पैसा लगाया। सर एंट्री क्या बनाई जाती है? कैश डेबिट और शेयर, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। लेकिन इस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। एग्री करते हो? कैपिटल। डन हो गई बात? पक्का? सर एक चीज क्लियर हो गई कि अकाउंटिंग में कैपिटल का मतलब फाइनेंस प्रोवाइडर है। कह सकता हूं अकाउंटिंग के अंदर कैपिटल का मतलब मालिक का लगाया हुआ पैसा। कह सकता हूं? कह सकता हूं। सर ये बात किसकी हुई है? अकाउंटिंग की। सर फाइनेंस में क्या कहा जाता है? सुनिएगा जनाब, सर फाइनेंस में कहा जाता है कैपिटल का मतलब, कैपिटल का मतलब फाइनेंस। सर फाइनेंस में कैपिटल का मतलब किसने आपके कारोबार में पैसे लगाए, किसने आपके कारोबार में पैसे लगाए, किसने आपको पैसे दिए। गौर से समझना। हमने बोला जनाब एक तो पैसा इन लोगों ने दिया, ये लोग क्या बन गए? मालिक। ये लोग क्या बन गए सर? मालिक, शेयर होल्डर, मालिक। सर बैंक से भी तो लोन लेते हो,
बैंक से भी तो लोन लेते हो, उनसे भी तुम पैसा ले रहे हो, उनसे भी तुम क्या ले रहे हो, फाइनेंस, उनसे भी तुम क्या ले रहे हो, फाइनेंस। एग्री करते हो भाई? अकाउंटिंग में वो क्या कहलाएगी, लायबिलिटी, फाइनेंस में वो कहलाएगा कैपिटल। एग्री करते हो भाई? तो कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि आपने पैसा कहां कहां से लिया है, चाहे आपने उनको मालिक बना दिया हो, चाहे आपने अपने पास उनकी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दी हो। एग्री करते हो भाई? तो फाइनेंस में क्या हुआ, फाइनेंस वाला कैपिटल को क्या बोलता है, क्या फाइनेंस वाला कैपिटल को, फाइनेंस वाला कैपिटल को फाइनेंस कहता है। बात मानते हो भाई? किसने पैसा लगाया, अकाउंटिंग वाला कैपिटल को अलग रखता है, लायबिलिटी को अलग रखता है। फाइनेंस वाला बोलता है नहीं सर पैसा तो दिया ना, तो ये हमारे फाइनेंस प्रोवाइडर है। कौन है तुम्हारे, फाइनेंस प्रोवाइडर। एग्री करते हो भाई? सर पैसा कितने जरिए से आ सकता है, सर पैसा कितने, कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए, पैसा कितने जरिए से ले सकते हैं, सर दो। कैसे? हमने बोला सर सबसे पहले पैसे की जरूरत है कंपनी को। सर कुछ जमीन खरीदनी है, नया प्लांट लगाना है, मटेरियल खरीदना है, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, सर पैसा चाहिए। अब पैसा कहां से ले सकते हैं, सर पहली सोर्स आपकी, सर शेयर इशू करके पैसा ले ले। पहला सोर्स क्या है मेरे पास, शेयर इशू करके पैसा ले ले। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विटी फाइनेंस। ऐसा सर जिनको तुम शेयर इशू करके पैसा ले रहे हो वो तुम्हारे मालिक बने, ऐसा डन हो गई बात। सर पहला सोर्स क्या है मेरे पास, जिनको मैं शेयर इशू करके पैसा ले रहा हूं, फाइनेंस, इक्विटी फाइनेंस। दूसरा और सर कहां से पैसा आ सकता है, और कहां से पैसा आ सकता है, हमने बोला जनाब के, आवाज बंद हो गई ना, हमने बोला जनाब और कहां से पैसा आ सकता है, हमने बोला जनाब हम बैंक से लोन ले लेते हैं। सर बैंक से हम लोन लेंगे तो वो उधार है, उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। इसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हम लोग क्या बोलते हैं, डेट फाइनेंस। क्या कहलाते हैं, डेट फाइनेंस। तो मैं बोल रहा हूं सर मुझे पैसा चाहिए, या तो मैं शेयर इशू करके पैसा लूं, ये क्या कहलाएगा मेरे पास, इक्विटी कॉपी नहीं करने का, ये क्या कहलाता है मेरे पास, इक्विटी फाइनेंस। मैंने लोन लिया, बैंक से लूं या मैं शेयर होल्डर से लूं, सर शेयर होल्डर से भी तो लोन ले सकते हैं ना, शेयर होल्डर से, इसको हम क्या कहेंगे, डेट फाइनेंस। सर तीसरा सोर्स, वो भी डेट के अंदर हो, वो भी बैंक से ले रहे होते हो। सर तीसरा, पब्लिक को शेयर इशू करके मैं पैसे ले रहा हूं, लेकिन मैं उनको मालिक नहीं बना रहा, मैं उनको अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में भी नहीं बुला रहा, ना उनके पास वोट डालने का पावर है। ऐसा सर, ऐसे फाइनेंस को क्या कहा जाता है, प्रेफरेंस शेयर। क्या कहा जाता है मेरा भाई, प्रेफरेंस शेयर। सर एतराज किसी को, हाँ तो हेड बनाया ना हमने अलग अलग, अकाउंटिंग थोड़ी वर्ड है, सही तो फाइनेंस पढ़े ना यार, आएगा भी सब आएगा, बाहर निकल दे यार, इसका सेल डलवाए, जब तक आवाज गूंजती नहीं ना क्लास में मजा नहीं आता। जी मेरा भाई क्या बोल रहा है, किसी को बुला देते हैं, मुझे सेल चाहिए इसका ना, ये बंद हो गया। जी भाई आ रहा है, पर नहीं कर कॉपी नहीं ना, अभी नहीं करना, मजा नहीं आएगा, बोलने देना पहले बोर्ड, मजा नहीं आएगा ना सर, प्लीज यार। हाँ सब आएगा, टेंशन नहीं लेने का। थैंक यू। क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे थे, बता रहे हैं ना, सब्र तो कर यार, पेपर कल देना है क्या तुझे।
बोला ना आधा घंटा चुपचाप सुनते रहो। खेल हो रहा है क्या? अजीब सीन है, बंदा भी नहीं है। कहाँ जा रहा है भाई? चले भाई आगे आ जाओ, वापस ऐसे ही पढ़ाएंगे यार। अच्छा भाई, हमने बोला जनाब एक और सोर्स है हमारे पास, कौन सी जनाब? प्रेफरेंस शेयर वाली। आपने इनसे पैसा लिया और इनको आपने क्या दिया जनाब? एक पर्चा दिया, एक पीस ऑफ पेपर दिया। एक पर्चा दिया, एक पीस ऑफ पेपर दिया। हमने बोला सर ये जो पीस ऑफ पेपर दिया उसका नाम क्या दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट। ऐसा सर ये आपके मालिक बन गए क्या? मैंने बोला सर ये मालिक तो नहीं बने। क्यों? इससे हटकर है, इससे अलग है। इनके पास क्या पावर है? इनके पास वोटिंग पावर है। इनके पास वोटिंग पावर है। ये एजीएम हमारी एनुअल जनरल मीटिंग में आ सकते हैं, जबकि ये एजीएम में नहीं आ सकते। पढ़ा है तुम लोगों ने? पढ़ा है तुमने? सर हम लोग कितने सोर्सेस से फाइनेंस ले सकते हैं? एक शेयर इशू करके, जिसको हम क्या बोला करेंगे? इक्विटी फाइनेंस। एक हम लोग बैंक से उधार लेके या पब्लिक से उधार लेके। सर पब्लिक से उधार लेंगे तो क्या कहलाएगा? डिबेंचर। याद है? पब्लिक से उधार लेंगे तो क्या कहलाएगा? टीएफसी, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। पब्लिक से उधार लेंगे तो क्या कहलाएगा? सकूक फंड, इस्लामिक होता है। पब्लिक से अगर हम उधार लेंगे तो क्या कहलाएगा? बॉन्ड पेबल। याद है भाई? ये मेरे पास क्या कहलाएगा? डेट फाइनेंस। डेट फाइनेंस। और सर ये मेरे पास क्या कहलाएगा? तो ये मेरे पास कहलाता है सोर्स ऑफ फाइनेंस। सर ये मेरे पास क्या कहलाता है? सोर्स ऑफ फाइनेंस। एग्री कर गए? एग्री कर गए? सुने सर, हमने बोला ये जो इक्विटी होल्डर है, आप इन्होंने आपको पैसे दिए, इन्होंने आपको पैसे दिए अज्यूमिंग। सर अब कॉन्सेप्ट बन रहा है बड़ा बेहतरीन वाला। हमने बोला सर आपने इनसे फाइनेंस लिया है 1 लाख रुपए का। इसने आपको कितने पैसे दिए? 1 लाख रुपए। और आपको आपने जो है ना इनको शेयर सर्टिफिकेट दे दिया। सर इनके दिल में क्या उम्मीदें आ रही होंगी? क्या मिलेगा हमें? डिविडेंड। एग्री करते हो? इन्होंने तुम्हें 1 लाख रुपए फ्री फंड में दे दिए, आंख बंद करके। क्या रिटर्न तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे डिविडेंड में? सर डिविडेंड देना या ना देना किसकी मर्जी है? डिविडेंड देना या ना देना किसकी मर्जी है? डायरेक्टर की। सर मर्जी उनकी है, लेकिन जो शेयर होल्डर है वो तुम्हारी कंपनी के शेयर क्यों लेगा? सर वो आपकी कंपनी के शेयर क्यों लेगा? दूसरी कंपनी के क्यों नहीं लेगा? उसको रिटर्न क्या हासिल होगा? उसको रिटर्न हासिल होगा डिविडेंड की सूरत में। एग्री करते हो? अच्छा भाई, यहां पे शेयर होल्डर आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कितना डिविडेंड मिलेगा? 18%। कैसे उम्मीद कर रहे हैं? कैसे 18% आया? सब सीखेंगे हम लोग। डन हो गई बात? आपने इनसे कितना पैसा लिया? क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आप उसको कितना रिटर्न दोगे? 18%। एग्री करते हो? इधर आए। सर डेट, आपने बैंक से फाइनेंसिंग की, आपने डेट बैंक से फाइनेंसिंग की, लेट्स सपोज 50,000 रुपए लिए। सर बैंक वाला फ्री में पैसा देगा? सर बैंक वाला फ्री में पैसा देगा? नहीं सर, बैंक वाला आपसे सूद ले रहा होगा। सर लेट्स सपोज बैंक वाला आपसे ले रहा है सर 10% सूद। अभी हम टैक्स की बात नहीं कर रहे, 2 मिनट के लिए समझो दुनिया में टैक्स नहीं है, इसमें टैक्स का इंपैक्ट भी आता है। तीसरा, आपने प्रेफरेंस शेयर वालों से 30,000 रुपए पकड़ लिए। कितने पैसे? सर क्या फ्री में देंगे? सर ये भी तुमसे क्या ले रहे होंगे? इंटरेस्ट कह लो या डिविडेंड कह लो। ओके, एक टाइम पे रिडीम हो जाता है तो इंटरेस्ट होता है, वो भी हम उस पर नहीं जा रहे, अभी ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। भैया इसने बोला मैं तुमसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं? 12%। इस रिटर्न का नाम क्या होगा? डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड जिसको हम कहते थे, इस रिटर्न का नाम क्या होगा? इंटरेस्ट। इस रिटर्न का नाम क्या होगा? डिविडेंड। एग्री करते हो? सर कंपनी ने 3 जगहों से पैसे लिए हैं।
कंपनी ने 3 जगहों से पैसे लिए, एक शेयर इश्यू करके जिसको नाम क्या दिया जाएगा, इक्विटी फाइनेंस, एक डेट बैंक से लोन पकड़ के डिबेंचर इश्यू करके, इसका नाम क्या दिया जाएगा, डेट फाइनेंस, तीसरा प्रेफरेंस शेयर इश्यू करके, इसका नाम दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर फाइनेंस। एग्री करते हो भाई? सर फ्री का पैसा नहीं है, ये तो मिटा दो ना, ये तो नहीं लिखना, सर फ्री का पैसा नहीं है, बल्कि इसके ऊपर आपको कुछ इनको पैसा देना पड़ेगा, आपने इनको पैसा देना पड़ेगा, इसका मतलब है ये आपकी कॉस्ट है। एग्री करते हो? ये आपकी क्या है सर? कॉस्ट है। सुनिएगा जनाब, आपने 3 जगहों से कैपिटल लिया, आपने 3 जगहों से कैपिटल लिया, एक शेयर इशू करके कितना पैसा पकड़ा आपने, 1 लाख, दूसरा बैंक से लोन लेके 50,000, तीसरा प्रेफरेंस शेयर लेके, सर कुल कितने पैसे पकड़ लिए? हाँ, 1,80,000 रुपए आपने पकड़ लिए। ऐसा हमने बोला सर ये जो पैसा मिला ये फ्री का नहीं मिला, फ्री का नहीं मिला, तुम्हें इसके ऊपर इनको पैसे देने पड़ेंगे, इनको इनका रिटर्न देना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे लिए क्या है, कॉस्ट। सर शेयर वाले कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कितना बनेगा मेरा भाई? क्या मैं इसको कॉस्ट कह सकता हूं? सर कंपनी की तो कॉस्ट है। आप बोलेंगे सर ये अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था, डिविडेंड तो कॉस्ट नहीं होती, पीएनएल में तो नहीं आते। एग्री करते हो? अबे भैया पीएनएल के अंदर नहीं आ रहा, पेमेंट तो हो रही है ना यार, रिटेन अर्निंग में से माइनस हो रहा है, पेमेंट तो हो रही है ना यार। अब पीएनएल के अंदर से माइनस नहीं हो रहा, इक्विटी में जाके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से माइनस हो रहा है। सर माइनस तो हो रहा है ना, माइनस हो रहा है, पेमेंट तो हो रही है। दूसरा सर डेट फाइनेंसिंग से आपने कितना पैसा पकड़ा? सर मुफ्ते का नहीं है, कितने देने पड़ेंगे आपको, सूद इंटरेस्ट। ऐसा 30,000 रुपए आपने पकड़े प्रेफरेंस शेयर इशू करके, मुफ्ते का नहीं है, इसकी कॉस्ट है कितनी? 12%, कितना? 3,000। सर कुल कितनी कॉस्ट हो गई? 26,000। ऐसा हमने बोला सर आपने फाइनेंसिंग ली 3 जगहों से, तीनों की अलग अलग कॉस्ट। सर मुझे एवरेज कर देंगे? सर मुझे एवरेज कर देंगे? क्या मुझे एवरेज कर देंगे? 14.7। कितना मेरा भाई? 14.7। कैसे किया? और बाकी सब लोग करो ना यार। कुछ अवाम कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे? सर इसका एवरेज तो करें, कितना हुआ? आपने बोला होगा जनाब, है भैया सब लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। सर ये एक इक्विटी होल्डर कितना रिटर्न मांग रहे हैं मुझसे? 18, जो कि मेरी कॉस्ट। सर बैंक वाले, डिवेंचर वाले कितना रिटर्न मांग रहे हैं मुझसे? 10%, मेरी कॉस्ट। प्रेफरेंस शेयर वाला कितना मांग रहे हैं? 12%, जो कि मेरी कॉस्ट। सर एवरेज करके दो ना, कितना भैया? हमने बोला यार आप क्या कर रहे हो? 18% प्लस 10% प्लस ऐसा डिवाइडेड बाय 1 2 3, कितना भाई? 13 पॉइंट। ये मेरे पास एवरेज बना। एग्री करते हो जनाब? ये आपने किया है मूविंग एवरेज या सिंपल एवरेज। सर गलत, ये गलत, सिंपल एवरेज है ये गलत। सर ऐसे नहीं किया जाएगा। क्यों ऐसे नहीं करेंगे? सुनना, अगर मैं सबसे ज्यादा महंगी कॉस्ट किसकी पड़ रही है? इसकी। मैं इससे ले लूं सिर्फ 10 रुपए, एक शेयर इशू करूं, कितना परसेंट? कितना बनेगा? 1.8। एवरेज निकालने जाऊंगा तो सर इसकी वेटेज ज्यादा आ जाएगी, इक्वली। गलत हो गया सारा। सर हमेशा एवरेज कैसे करेंगे हम लोग? वेटेड एवरेज। सुनिएगा जनाब, मेरी कॉस्ट कितनी बनी है? 26,600। मेरी कॉस्ट कितनी है? 26,600। कितने फाइनेंस पे? मैंने 1,80,000 रुपए लिए डिफरेंट सोर्सेस से, और मेरी कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 26,600। तो सर मुझे इफेक्टिव कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 14.77%। बात समझने में क्या बोल गया? और तो सुनिएगा जनाब, ये क्या मेरे पास कॉस्ट, ये क्या मेरे पास फाइनेंस, ये क्या मेरे पास जनाब
रेट, मैं इसको बोल सकता हूं ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, कह सकता हूं। ये मैं कह सकता हूं ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कह सकता हूं। सर ये मेरे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जी भाई सुनिएगा, सर ये मेरे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो मैंने कैपिटल लिया उसकी कॉस्ट। एग्री करते हो भैया? मैंने बोला सर ये क्या है मेरे पास, मैंने बोला सर ये जो आपकी कॉस्ट है कितने पैसों पर है, 1,80,000। सर इसका मुझे रेट बताया ना, एवरेज कितना, ये मेरे पास कहलाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर क्या कहलाएगा ये, WAC और C, ये मेरे पास कहलाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सर हमने अपने इस चैप्टर के अंदर ये कैलकुलेट करना सीखना है, हमने अपने चैप्टर के अंदर ये कैलकुलेट करना सीखना है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? सर ये कैलकुलेट करने में क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, बहुत ज्यादा, आहिस्ता आहिस्ता हम सीखते रहेंगे। हमारा मेन मकसद क्या है सर, ये कैलकुलेट करना वैक कि आपका जो कैपिटल है, कैपिटल मतलब फाइनेंस, चाहे वो डेट से भी हो, चाहे ऑनर से हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर पे हो, सर उसके ऊपर जो कॉस्ट होगी, उसका जो रेट होगा उसको एवरेज कर ले। क्या बात समझ में आई? क्या हम अपने चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ गए? सर वैग निकालना क्यों जरूरी है, क्यों ख्वारी कर रहे हैं, कंपनी वाले क्यों ख्वारी करते हैं? सुनिएगा जनाब, सर मैं जो फाइनेंस ले रहा हूं, मैं जो पैसा ले रहा हूं, उसके ऊपर लोग मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? शेयर होल्डर वाला 18, डेट वाला 10, प्रेफरेंस शेयर वाला 12। भैया ये सारे पैसे मिला के मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगा। मैंने कितने पैसे पकड़ लिए इन सब लोगों से? 1,80,000। मैंने बोला सर 1,80,000 रुपए मैंने ले लिए। सर मैंने इन लोगों से पैसे लिए हैं 1,80,000, भैया कहीं इन्वेस्ट करूंगा ना, मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगा। मैंने बोला जनाब ये वाले जो है ये कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 18। इस 1,80,000 में से 1,00,000 रुपए को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां पे 18% से ज्यादा रिटर्न आए। कह सकता हूं लेट सपोज 20% आया, 18 इसको दिए, 2 मेरी जेब में, ऐसा। इसमें से 50,000 ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां पे रिटर्न 10% से ज्यादा है, 13, 3% मेरी जेब में, 10% इसको दे दिया। लॉजिक क्लियर? इस 1,80,000 में से 30,000 ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां पे तुम्हें 12 से ऊपर है, लेट सपोज 13%, 1% जेब में, 12% इसको। क्या इन्वेस्टमेंट ऐसे की जाती है? क्या इन्वेस्टमेंट ऐसे की जाती है? भाई ऐसे थोड़ी ना इन्वेस्टमेंट होती है। सर कंपनी इन्वेस्ट कहां करेगी? सर कंपनी या तो नया प्लांट लगाएगी, या तो एक्सपेंशन करेंगे, या तो दूसरी कंपनी को खरीद लेंगे, या तो दूसरी कंपनी के शेयर खरीदेंगे। ऐसा क्या टुकड़ों में अलग अलग इन्वेस्टमेंट की जाती है? सर पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट किया जाता है। सर कितना रिटर्न लूं मैं उस जगह से? कितना रिटर्न मिनिमम लो? एवरेज लेना पड़ेगा। सर एवरेज कितना? 14 पॉइंट। सर इससे ज्यादा रिटर्न चाहिए मुझे, 14% तो ये लोग ले जाएंगे, मेरे पास कुछ तो बचना चाहिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो वैग निकालना इसलिए जरूरी है। क्या आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सर इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हमने निकालना क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें लेके चलेंगे? पक्का? पक्का सर? ये सीखेंगे ना निकालना, ये तो चैप्टर का खेल है सारा, यही तो सीखेंगे। प्रॉफिट में नहीं डिपेंड करता यार, वो उसको बोलो माइक चल नहीं रहा, तो सब सीखेंगे ना, टेंशन नहीं ले। हाँ नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों। चले भाई इसको कॉपी करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके नीचे बहुत सारी जगहें भी खाली छोड़नी है, मैंने और भी लिखवाना है, तो आप लोग अपने रजिस्टर में यूं करके लिख लो, ज्यादा बेहतर है। चार्ट बना लो।
ऑनलाइन वालों को कोई सवाल है तो पूछे। क्या बोला, हैंग हो गया? अच्छा अच्छा, ऑनलाइन वालों को कोई सवाल है तो पूछिए। अब इसके नीचे और भी सारे चीजें होंगी। ये पेज हमारा बन जाएगा मेन चैप्टर का पेज। आप लोग को रिवीजन करना होगा तो हम यही देखेंगे और इसी से रिवीजन करेंगे, ठीक है जी। हाँ, बीएमटी का क्या चीज, क्या हमें वैक समझ में आ गया कि सर वैक चीज क्या है? वैक कोई नाम नहीं है, वैक कोई नाम नहीं, बस शॉर्टकट बनाया मैं वैक, शॉर्टकट है। असल चीज है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC। जी भाई हमजा असलम, सब सेट है सर। मेरे भाइयों क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सर इसके नीचे भी 2-3 डंडे और निकलेंगे, तो आप लोग के पास स्पेस होना चाहिए। भाइयों क्या हम आगे बढ़े? करें कॉपी करें। 1 मिनट और देते हैं, 1 मिनट और देते हैं। ऑनलाइन वालों क्या मैं मिटा सकता हूं? ऑनलाइन वालों क्या मैं मिटा सकता हूं? शाहिद सिद्दीकी कह रहे हैं यस सर। मोहम्मद उसामा कह रहे हैं यस सर। एहसन भी कह रहे हैं यस सर, कॉपीड। हाँ भाई जवानों डन है, हीरो डन। चले भाई आइए। चले सर आगे मजीद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बातें नहीं करने का भाई, ए भाई समझना यार, समझना। चले सर, हमने बोला जनाब हमें चैप्टर का थीम समझ में आ गया। हमें समझ में आ गया कि वैक किसको कहते हैं। हमें समझ में आ गया कि वैक किसको कहते हैं। जनाब वैक का मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर कैपिटल का मतलब फाइनेंस, पैसा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब मुफ्ते का पैसा नहीं है, इसके ऊपर आपको कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, उसका वेटेड एवरेज। सर इक्विटी, शेयर इशू करके तुमने पैसे लिए हैं, मेरा भाई इसकी कॉस्ट क्या होगी? मुफ्ते का पैसा नहीं है, तुम्हें इसके ऊपर किसी को रिटर्न देना पड़ेगा, तुम्हें इसके ऊपर शेयर होल्डर को उनका रिटर्न देना पड़ेगा। तुम्हारे लिए क्या चीज है ये? क्या चीज है सर ये? डिविडेंड। एग्री करते हो? तो इक्विटी फाइनेंस मुफ्ते का नहीं है, पैसा तुम्हें शेयर होल्डर ने मुफ्ते का नहीं दिया, तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डिविडेंड आपकी क्या है? कॉस्ट। एग्री करते हैं सर? हमने बोला जनाब डेट फाइनेंसिंग, आपने बैंक से लोन लिया, सर आपने पब्लिक से लोन लिया डिबेंचर की सूरत में, मुफ्ते का पैसा नहीं है सर, मुफ्ते का पैसा नहीं है, इसकी एक कॉस्ट है, तुम अपने बुक्स में इस कॉस्ट को क्या रिकॉर्ड करोगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस। और जो डिबेंचर होल्डर है बैंक वाला, वो अपने उसको क्या ट्रीट करेगा? इंटरेस्ट इनकम। एग्रीड? तो तुम्हारी कॉस्ट क्या है जनाब? तुम्हारी कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट। ऐसा सर प्रेफरेंस वाले की बात की जाए तो मैं बोलूंगा सर प्रेफरेंस शेयर इशू करके तुमने पैसा लिया है, मुफ्ते का पैसा
नहीं है, इसके ऊपर भी तुम्हें कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। सर इस कॉस्ट को मैं क्या कहूंगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। रिडीम और रिडीम अभी आने वाला है, रिडीम और रिडीम होता है, पता आने वाला है। डन हो गई बात? सर डन हो गई। इसकी कॉस्ट का एवरेज किया जाएगा तो क्या कहलाएगा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि वैक। अच्छा सर सुने, सर ये आपने निकाला कैसे? हाय मेरा भाई, सर ये आपने कैलकुलेट कैसे किया? 14.77। अभी जो तुम लोग मुझे बोल रहे हो जनाब ये वैक तुमने निकाला कैसे? 14.77। ऐसा ऐसा सर ये आपने कैसे निकाला है? बड़ा गौर तलब मुझे बताइएगा कि इसको किससे डिवाइड कराया? टोटल कॉस्ट 26600 ऐसा डिवाइडेड बाय, और परसेंटेज के लिए तो आप लोग को पता है मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसा। अच्छा सर ये 266,600 तुमने कैसे निकाला है मेरे भाई लोग? ये 26,600 कैसे निकाला? ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ। आपने बोला सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कह सकता हूं। आपने बोला प्लस कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंस, ऐसा कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंस प्लस भैया और क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर फाइनेंस, ऐसा। सर आपने डिवाइड करा दिया, आपने इसको डिवाइड करा दिया सर किससे? टोटल इक्विटी फाइनेंस प्लस टोटल डेट फाइनेंस प्लस टोटल प्रेफरेंस शेयर फाइनेंस, कह सकता हूं सर? कह सकता हूं? किसी को एतराज? किसी को एतराज? आइए जनाब, आइए मेरा भाई। सर ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी तुमने कैसे निकाली है? उधर से देख लो। सर ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी थी सर? 18,000। ये तुमने कैसे निकाली बताओगे मुझे? सर आपने बोला टोटल इक्विटी से पैसा कितना लिया मल्टीप्लाई बाय 18%, ऐसा। इधर आइए सर एक इंपॉर्टेंट चीज पे पहुंच रहे हैं हम लोग। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 18%, ऐसा प्लस उसके बाद जनाब आपने 5,000 कैसे निकाला? 50,000 का मल्टीप्लाई बाय 10%, ऐसा है। फिर आपने सर 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, ऐसा है। डिवाइड आपने किया, इक्विटी से 1 लाख रुपए पकड़े आपने, डिबेंचर से 50,000 रुपए पकड़े आपने, और प्रेफरेंस शेयर वालों से आपने 30,000 रुपए पकड़े, ऐसा। सर अब सुनिएगा, 1 लाख इक्विटी फाइनेंस, 18 कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इस 18% को मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कह दूं शॉर्टकट। अब सर आप इसको के बोले, के आर बोले, कुछ भी बोले, ओके जी। हम लोग एग्जाम में क्या बोलेंगे? के ही बोलेंगे। मल्टीप्लाई बाय 1 लाख को मैं क्या कह सकता हूं जनाब? मार्केट, बल्कि मार्केट वैल्यू छोड़ो, इसको मैं क्या बोलूंगा? इक्विटी। शॉर्टकट लिख रहा हूं सर किससे? ई से। प्लस 50,000 तुम्हारे पास क्या है जनाब? कितना डेट आपने लिया, और 10% क्या है तुम्हारे पास? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ डेट। मैं इसको बोलूंगा जनाब केडी। केडी। सर इसमें एक और सीन भी होता है, आफ्टर टैक्स। अभी हमें नहीं पता, अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं। आपको तीसरी से चौथी क्लास में पता चल जाएगा क्यों होता है ये। मल्टीप्लाई बाय 50,000 मतलब डेट, प्लस हमने बोला जनाब 30,000 मल्टीप्लाई 12। सर ये 12 क्या था? केपी। इसको मैं क्या बोलूंगा? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कुछ भी सिंबल दे दो, मल्टीप्लाई बाय प्रेफरेंस शेयर, ऐसा। डिवाइडेड बाय, सर डिवाइडेड बाय ये क्या है मेरे पास? इक्विटी प्लस डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर। ये मेरे पास कहलाता है जनाब वैक।
क्या हमने इसका रट्टा लगाया फॉर्मूले का? क्या हमने इस फॉर्मूले का रट्टा लगाया? नहीं सर, हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया कि फॉर्मूला आया कहां से है। हमें अपने इस पूरे टॉपिक के अंदर इस हर चीज को सीखना है। ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे और ये कैसे। जब हम ये सारी चीजें सीख लेंगे हमारा ये टॉपिक खत्म। अपने को निकालना क्या है? अपने को ये निकालने का। एग्जाम में रिक्वायरमेंट क्या होगी? कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अपने को ये कुछ भी पता नहीं होगा। अगर तो ये दे दे तो सर 1 मिनट का खेल नहीं है, लेकिन अपने को ये कुछ भी पता नहीं होगा। ये सब अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या हमें बात समझ में आई? क्या हमें समझ में आया हमारे इस चैप्टर का मकसद क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है? पक्का? चले सर कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या परसेंटेज? 18%। 18%। केडी 10%। केपी 12%। कुछ भी सिंबल दे सकते हैं, लेकिन आईकेएप के पेपर्स के अंदर, उसके सोल्यूशन के अंदर यही सिंबल दिए गए, तो हम भी ये सिंबल लेके चलेंगे। आईकेएप की किताब में, स्टडी टेक्स्ट में, सब में यही सिंबल है, तो हम भी ये सिंबल लेके चलेंगे। हाँ हाँ, ये कर लेंगे। तुम लोग, मुझे लग रहा है सुबह से आए हो, ऐसा ही है? अभी आए? झूठ बोल रहा है? हाँ, हमें देखना है। अच्छा, सर आज की क्लास का मकसद हमें अपने चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को समझना है कि चैप्टर है क्या, इसमें हमने कैलकुलेट क्या करना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह आपको हैंडआउट दे दिए जाएंगे। उसके अंदर तकरीबन 60 से 65 सवाल है, जिसके अंदर आईकेएप, बीएफडी और आईसीडब्ल्यू सब डाल दिए गए। वो हम एक प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसका मतलब हमारा लेवल अच्छा आ जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जो है ना आपका टेस्ट होता रहेगा क्लास के अंदर। क्योंकि आप लोग ग्रुप बी में हो, तो आप लोग आईकेएप का पेपर कम से कम एक दफा देकर आ चुके हो, तो ग्रुप ए में कम से कम एक दफा देकर आ चुके हो। तो उम्मीद करते हैं कि यार आपके पीछे पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद से जना वो टेस्ट और होमवर्क क्या करोगे। उम्मीद है। जो कॉस्टिंग वाले हैं उनके पीछे पढ़ना पड़ता है, वो बेचारे अभी अभी एफसी से आए, उन्होंने आंखें खोली हैं अभी ना। कॉस्टिंग का पहले आ गया। हाँ क्या? क्या बोल रहा है? नहीं पढ़ा रहा ना कॉस्टिंग का बैच 2। अबे मैं पढ़ा सर, काश्मीर का बैच लगा, मेरा लगा। चले सर इसको कॉपी करें, मेरा भाई कॉपी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा भाई स्टार्ट करते हैं यार, स्टार्ट करते हैं जनाब। तो हम लोग, वॉइस क्लियर है सर? ओके जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं जनाब। हमने बोला जनाब हम लोग जो है वो चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, वैक को, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, और हम लोग मेहनत करके अपने वैक के फॉर्मूले पे पहुंच गए थे। ऐसा? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं जनाब? हमने इसमें सीखना क्या है जनाब? हमने इसमें सीखना क्या है? चले भाई, हमने सर इसमें सीखना क्या है? सर हमने वैक निकालना सीखना है। सर वैक निकालने के लिए हमने कॉन्सेप्ट बना दिया, हमने थीम सेट कर दी कि सर वैक निकालने के लिए तुमको चाहिए क्या क्या, तुमको चाहिए क्या क्या। सर वैक निकालने के लिए मुझे केडी चाहिए, ऐसा? वैक निकालने के लिए मुझे केडी चाहिए, ऐसा? मुझे वैक निकालने के लिए केपी चाहिए, ऐसा? सर केडी को हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर क्या चीज होती है? सर क्या चीज होती है? शेयर होल्डर ने मुझे जो पैसा दिया, मुझे जो फाइनेंस दिया है, सर फ्री फंड का नहीं दिया कि मैं उसके पैसे की यशी करूं, बल्कि वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? सर वो मुझसे डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा है। सर उसके लिए डिविडेंड रिटर्न है, मेरे लिए क्या है? डिविडेंड कॉस्ट है। इसको क्या कहा जाएगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर दूसरी चीज है मेरे पास केडी। सर क्या चीज है ये? कॉस्ट ऑफ डेट। सर क्या चीज है ये?
जो मुझे डेट प्रोवाइडर है, जो मुझे डेट प्रोवाइडर है सर, ये मुझे पैसा दे रहे हैं, उसके बदले मुझसे क्या लेंगे? इंटरेस्ट लेंगे। तो इंटरेस्ट मेरी कॉस्ट है, इसको मैं क्या बोलूंगा? कॉस्ट ऑफ डेट। सर केपी मेरे पास क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। भैया क्या चीज होती है ये? सर क्या चीज होती है ये? सर ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों ने जो मुझे पैसा दिया, इसके बदले में मैंने इनको शेयर सर्टिफिकेट दिया, क्या फ्री फंड का पैसा है? नहीं सर, इसके बदले वो मुझसे डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। मेरे लिए क्या है? वो कॉस्ट है। मेरे लिए क्या है सर? वो कॉस्ट है। तीसरा, सर इन्होंने मुझे कितना पैसा दिया, इन्होंने मुझे कितना डेट दिया, इन्होंने मुझे कितना प्रेफरेंस शेयर दिया। ये मेरे पास क्या रहेगी? इक्विटी। सर ये मेरे पास कहलाएगा डेट, ये मेरे पास कहलाएगा प्रेफरेंस शेयर। सर मैंने ये डैश डाला है जनाब, मैंने ये डैश डाला है, इसमें कुछ लिखूंगा 1-2 दिन के बाद। मैंने यहाँ पे कुछ डैश डाला है, इसमें कुछ लिखूंगा मैं 1-2 दिन के बाद। तो आप लोगों से ये खाली जगह पुर करवाऊंगा मैं कब? 1-2 दिन के बाद, जब हम लोग इस चीज को समझ लेंगे। सर क्या हमें वैक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सर क्या हमें वैक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या आप लोगों ने ये कॉपी कर लिया? सर एग्जाम में चाहो तो तुम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लो, चाहो तो वो जो मैंने स्टेटमेंट बना के किया था वैसे यूज कर लो, जो तुम्हारा दिल करे, जो तुम्हारा दिल करे। चले सर, आइए आगे बढ़ेंगे। चले मेरा भाई, अभी वो कॉपी कर लेंगे, हम आपको टाइम देंगे, कॉपी करने के लिए टाइम देंगे। सर इक्विटी यानी कि डिविडेंड, मेरे तुम इसको बोलूंगा कॉस्ट ऑफ, इसको मैं बोलूंगा सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। शॉर्टकट में सर क्या बोलेंगे? KE। सुनिएगा जनाब, KE कैलकुलेट करने के 2 तरीके। सर KE कैलकुलेट करने के 2 तरीके, दोनों अलग अलग मॉडल है। एक है सर डिविडेंड, एक है सर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। सर मुझे एक बात बताएं कि सर डिविडेंड देना ना देना किसकी मर्जी है? डायरेक्टर्स की। लेकिन जो शेयर होल्डर तुम्हें पैसा दे रहे हैं वो क्या सोच के दे रहे हैं कि सर कितना डिविडेंड हमें मिलेगा? सर क्या कोई कानून है कि इतना डिविडेंड दिया जाए? नहीं सर। क्या हमारा उनसे कोई लिखत पढ़त एग्रीमेंट हुआ है? नहीं सर। इसका मतलब आपने उन लोगों की सोच को रीड करना है। किसको सर? सोच को रीड करना है। ये मेरे पास कराएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के सर वो कितना रिटर्न मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के 2 तरीके कौन कौन से जनाब? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, और दूसरा है मेरे पास कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। शॉर्टकट में हम इसको कहते हैं CAPM। शॉर्टकट में हम इसको कहते हैं CAPM। सर इसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं DVM, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी, शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको निकालने के 2 तरीके। सर दोनों तरीके हमें सीखने हैं। उसके बाद सर डेट। सर मुझे एक बात बताएं, मैं जब किसी से उधार लेता हूं, बैंक से उधार लिया, क्या इंटरेस्ट का रेट एग्री होता है पहले से? यस सर, इंटरेस्ट का रेट पहले से एग्री होता है। 10% लोगे, 12% लोगे, 13% दोगे, इंटरेस्ट का रेट पहले से एग्री। काइबोर प्लस 2% भी एग्री होता है। सर ये काइबोर क्या चीज अपने को तो नहीं पता। सर कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, सर क्या चीज होती है ये? सर जब इसके अंदर आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। सर क्या ये हमको पहले से पता है? हमने बोला सर ये हमें पहले से पता है। इसको क्या कहेंगे हम? कॉस्ट ऑफ डेट। सर कॉस्ट ऑफ डेट, सर डेट कितने किस्म के होते हैं? सर सुनिएगा,
हमने बोला सर डेट कितने किस्म के होते हैं? सर एक डेट वो होता है, सर एक डेट वो होता है जो कभी जिंदगी में प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं किया जाता। एक डेट वो होता है जिसका पैसा कभी जिंदगी में वापस नहीं किया जाता। मतलब मैंने पार्टी से लोन लिया, उसको मैं हर साल इंटरेस्ट पे करता रहूंगा, लेकिन उसका प्रिंसिपल अमाउंट उसको कभी वापस नहीं करूंगा। मैंने बैंक से, एक पार्टी से मैंने लोन लिया 1 लाख रुपए का। मैंने बोला सर वापसी कब है? सर वापसी नहीं है, हर साल आप इसको 10% इंटरेस्ट देते रहो सारी जिंदगी ताहयात। ये लोन मेरे पास कहलाता है, ये लोन मेरे पास कहलाता है इररिडीमेबल डेट। बात समझ में आई? कभी भी वापस नहीं किया जाएगा, हर साल तुम्हें सूद मिलता रहेगा। इसका कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का तरीका अलग। सर एक जो कि नॉर्मली होता है, सर आपने लोन लिया है 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 12 साल के लिए, 7 साल तक उसको उसका सूद भी दोगे, इंटरेस्ट भी दोगे, और 7वें साल के आखिरी में उसको पैसा वापस किया जाएगा। सर ये डेट कौन सा कहलाता है? रिडीमेबल डेट। बात समझ में आई? इसका कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का तरीका अलग। तीसरा मेरे पास, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने एक पार्टी से पैसे पकड़े, मैंने बोला यार बैंक से लोन उठाया या मैंने डिबेंचर इशू किए, मैंने बोला यार मुझे 1 लाख रुपए दो, 1 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें हर साल का 10% सूद दूंगा। 5 साल बाद तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास मर्जी है, चाहे तो तुम अपना 1 लाख रुपया वापस ले लो, चाहे तो 1 लाख रुपया अपना वापस ले लो, या फिर मुझसे मेरी कंपनी के शेयर्स ले लो। बात समझ में आई? भाई तू क्या करेगा बता दे। हमने कहा अभी तो नहीं बताएंगे सर, 5 साल बाद बताएंगे। अगर तो शेयर प्राइस ज्यादा हो रही होगी, हमें वो बेनिफिशियल दिख रहा होगा तो हम तुम्हारे शेयर ले लेंगे। अगर शेयर प्राइस कम होगी, सही है, और कैश ज्यादा दिख रहा होगा हमें, तो हम कैश ले लेंगे। एग्री करते हो? सर ये मेरे पास क्या कहलाता है? कन्वर्टेबल। ये क्या कहलाता है सर मेरे पास? कन्वर्टेबल डेट। इसका कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का तरीका अलग। एग्जाम में क्या आ जाए पता नहीं, बीएफडी के पास पेपर में सब आया हुआ है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, तो अपने को सब सीखना है। अपने पास क्या आ जाए सर पता नहीं पता। मॉडल पेपर में और लास्ट अटेम्प्ट में क्या आया हुआ है सर? या मॉडल पेपर में लास्ट अटेम्प्ट में क्या आया हुआ है? इसमें ये आया हुआ है। डन भाई। अपने पास क्या आ जाए सर? कुछ भी आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, एग्जाम में हम निकाल लेंगे। तीसरा सर प्रेफरेंस शेयर। सर प्रेफरेंस शेयर भी 2 किस्म के भाई। कौन कौन से? एक रिडीमेबल और एक, मतलब सर आप मुझसे शेयर ले लो, मुझे पैसा दे दो, तुम्हें हर साल का ईमानदारी के साथ डिविडेंड दिया जाएगा, सही, और तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट कभी वापस नहीं किया जाएगा। ये डिविडेंड है। एग्रीड? ये क्या कहलाता है मेरे पास? इररिडीमेबल। मैंने उनसे पैसा लिया, उनको प्रेफरेंस शेयर दिए, मैंने बोला 7 साल के बाद तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस दे दिया जाएगा, 7 सालों तक तुम्हें इसका डिविडेंड दिया जाएगा। ये मेरे पास क्या कहलाता है? इंटरेस्ट एज पर अकाउंटिंग। ये मेरे पास कहलाएगा रिडीमेबल। याद रहेगी बात? तो जनाब ये कॉपी कर लो, सही है। मुझे फिर इसमें से 2 डंडे और निकालने हैं, डर है भाई? सर असर की नमाज का 5 मिनट का ब्रेक कर लें। उस्मान हम लोग क्लास 6:15 बजे ऑफ कर देंगे, फिर आप लोग नमाज पढ़ लेना। अभी 15 मिनट का ब्रेक करें या 6:15 बजे कर लें, एक ही बात है। हाँ वही कर लेना। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हमारी जो है ना वो 4 क्लासें होंगी और फुल तैयारी के साथ आना। खूब सारी प्रैक्टिस होगी, खूब सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे। रमजान में हमारी टाइमिंग जो है ना वो जोहर के बाद होगी। ईशा के बाद कौन आएगा भाई? मेरा तो जोहर के बाद कर लेंगे, सही है। सो के उठेंगे, फजर पढ़ेंगे, उसके बाद सो जाएंगे, जोहर में उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, सही, और आ जाएंगे यहाँ पे। थोड़ी सी गर्मी होगी ट्रेवलिंग टाइम पे, वो खैर है, ये आएंगे हम इसी में बढ़ जाएंगे। शाम में जाएंगे, घर जाएंगे, असर पढ़ेंगे, पतंग उड़ाएंगे, अफ्तारी हो जाएगी। वाह बेहतरीन। सर कैपिटल एसिड के बाद क्या लिखा है?
कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। शाहिर, हाँ ये कॉपी कर लो। वहां से मैं 2 डंडे और निकालूंगा सर, यहां से 2 डंडे और निकलेंगे सर। साजिद की रमजान में नहीं होंगी। पहले मैं थोड़ा स्पीड में खींच लूं अपना टॉपिक यार, मेरे टॉपिक थोड़े लेंथी है यार। ये बैग पूरा रमजान पिएगा। बजटिंग तो तुम पढ़ चुके हो कैफेटी के अंदर, नहीं पढ़ी? बजटिंग बहुत टाइम पीता है। अच्छा, पुराना वाला नया वाला पढ़ा है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी टाइम पीता है, तो मेरा पोर्शन अच्छा खासा है। तो मैं इनको बोलूंगा मुझे 4 क्लासेस चाहिए। जी भाई, चले सर कॉपी करेंगे, इसको हम कंप्लीट करें, फिर एक दफा आज की क्लास को रिकैप कर दें कि हमने आज क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस किए और अगली क्लास का एजेंडा क्या होगा। करेंगे ना? वो कॉपी कर रहे हैं ना, फिर वहां से मिटा के 2 डंडे निकालने। प्रोफेशन लिखेंगे ना, क्यों नहीं लिखेंगे भाई? सर ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया है, ये आप लोगों ने खाली जगह छोड़ी है। 1-2 दिन में ये खाली जगह भरवाऊंगा मैं। अच्छा भाई, याद रखना हमारी क्लास है ना वो इंशाल्लाह टाइम पे शुरू हो करेगी, तो कोशिश ये करो क्लास शुरू होने से 5 से 10 मिनट पहले आ जाओ, ठीक है जी? तू रिपीट क्यों कर रहा है? वो तेरी तरफ सुन भी ना, कान में हाथ रखा हुआ उसने। हाँ नहीं कर यार ऐसा। अगली क्लास से अलग अलग बिठाऊंगा। हाँ उछल कूद के आया ना ये, अच्छा खासा बैठा हुआ था। अबे इससे बड़ी बेइज्जती क्या हुई यार, क्या बोल रहा था? चले भाई लोग आगे बढ़ेंगे। ये कॉपी कर लिया था ना? जी भाई, प्रेफरेंस शेयर को भी हम 2 हिस्सों में तोड़ रहे हैं सर। प्रेफरेंस शेयर को भी हम 2 हिस्सों में तोड़ रहे हैं जी भाई। हमने पब्लिक से पैसे लिए और उनको हमने एक पर्चा दे दिया। उस पर्चे पे क्या लिखा हुआ था? प्रेफरेंस शेयर। सर प्रेफरेंस शेयर और नॉर्मल शेयर में फर्क क्या होता है? सर ये मालिक नहीं होते, इनके पास वोटिंग पावर नहीं होते, ऐसा इनकी डिविडेंड की परसेंटेज अमाउंट पहले से फिक्स्ड होती है, उसकी फिक्स नहीं होती। ऐसा हमने बोला सर इनसे हमने पैसे लिए, हमने बोला सर हम आपको हर साल जो है ना वो डिविडेंड देते रहेंगे ईमानदारी के साथ, 8 साल के बाद आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। ये कहलाता है मेरे पास, ये कहलाता है मेरे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कभी भी उनका पैसा वापस नहीं किया जाएगा सर, कभी भी इनका पैसा वापस नहीं किया जाएगा। ये क्या कहलाता है मेरे पास? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। क्या आप सबों के बात समझ में आई? जी सर। शाहिर क्लैश नहीं होगा क्लास में, ग्रुप बी के साथ कभी भी नहीं होगा। ग्रुप ए के साथ मैं पूछ लेता हूं कि कौन सा स्टूडेंट ग्रुप ए के साथ क्लास ले रहा है, उसके साथ हम क्लैश ना करें, बाकियों के साथ भी क्लैश कर लेंगे। इररिडीमेबल वाला डिविडेंड एज पर अकाउंटिंग और रिडीमेबल वाला इंटरेस्ट में आ रहा होता है पीएनएल के अंदर एज पर अकाउंटिंग। रेट फिक्स होते हैं दोनों के फिक्स होता है। कन्वर्टेबल डेट से मुराद ये
कि यार मैंने जो है ना वो डिबेंचर इशू किए, पब्लिक से मैंने पैसा पकड़ लिया। मैंने बोला यार 3 साल तक मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा, 3 साल के बाद तुमने मुझे पैसे कितने दिए? उसने बोला जनाब मैंने आपको दिए 100 रुपए पर डिबेंचर। मैंने आपको बोला यार 3 साल बाद या तो तुम मुझसे अपने 100 रुपए ले लो वापस, या तुम मेरी कंपनी के शेयर्स ले लो। मैंने बोला बताओ भाई क्या करोगे? उसने बोला अभी थोड़ी ना बताऊंगा, 3 साल बाद बताऊंगा। अगर तुम्हारा शेयर जो है वो निकल गया होगा आगे तो मैं तो शेयर खरीदूंगा, और अगर तुम्हारा शेयर बिल्कुल ठुस हो गया होगा, फायदा नहीं है मुझे, तो फिर मैं तो कैश ले लूंगा। अभी नहीं बताऊंगा, कब बताऊंगा? 3 साल के बाद। ये कहलाता है कन्वर्टेबल डेट। डन हो गया भाई? डन हो गया। तो सर आज की क्लास को जरा रिकैप करें। आज की क्लास को हम लोग रिकैप करें। अपने रजिस्टर के अंदर पहला पर्चा निकाल लो, समरी बना लेते हैं आज की। ये जो बोर्ड में भी समरी बनी हुई है इस वक्त, सर ये जो बोर्ड में हमने समरी बनी हुई है सर, ये हमने पढ़ना है पूरे बैक में, ये सारी चीजें। फिर इनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, वो हमने लिखा, लेकिन सारे मेजर बड़े बड़े कॉन्सेप्ट ये है। चले सर मैं जरा 5 मिनट के अंदर आज की क्लास को रिकैप करता हूं, फिर हम लोग असर की नमाज पढ़ेंगे। आज की क्लास जल्दी इसलिए ऑफ की जा रही है क्योंकि असर का हमने ब्रेक नहीं दिया। अच्छा जी जनाब, हम लोगों ने स्टार्ट किया अपने पास, हमने स्टार्ट किया जनाब, हमारे पास सिलेबस में क्या था? हमने बोला जनाब हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं बैक वाले चैप्टर से, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे जनाब बजटिंग में, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, और इस तरह से फिर हम लोग करेंगे वर्किंग कैपिटल, फिर स्टैट्स, और लास्ट में हम लोग करेंगे रिस्क मैनेजमेंट का। अच्छा जी, हमारी कवरेज कैसी होगी जनाब? बैग का हमारे पास पास पेपर जो मिलता है वो BFD से मिलता है, P4 से मिलता है और F9 से मिलता है। एग्जाम के अंदर MCQs भी आते हैं, तो जनाब हमें MCQs के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। हर हैंडआउट में तकरीबन 25 से 30 MCQs भी है। ओके तो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव हैंडआउट मिल जाएगा, ओके, जिसके अंदर आपके पास तकरीबन 50-60 सवालात होंगे। अच्छा जी, हमने पढ़ा जनाब सबसे पहले क्या, पहला चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं बैग का। हमने शुरुआत कैसे की? हमने बोला जनाब कैपिटल क्या होता है? हमने बोला जनाब कैपिटल क्या होता है? हमने बोला मालिक बिजनेस में जो पैसा लगाता है वो मेरे पास क्या कहलाता है? कैपिटल। मालिक जो बिजनेस में पैसा लगाएगा वो क्या होता है मेरे पास? कैपिटल। हमने बोला सर पार्टनर सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? एक बंदा जो बिजनेस चला रहा होता है, वो जो पैसा लगाएगा क्या कहलाएगा? कैपिटल। पार्टनर्स जो बिजनेस में पैसा लगाएंगे वो भी क्या कहलाएगा? कैपिटल। और कंपनीज वाले जो बिजनेस में पैसा लगाएंगे वो भी क्या कहलाएगा? कैपिटल। लेकिन बिजनेस में उस कैपिटल का नाम थोड़ा सा बदल के क्या रख दिया जाता है? शेयर कैपिटल। हमने बोला सर कैपिटल का मतलब बिजनेस में पैसा लगाने वाला, लेकिन ये डेफिनेशन किसकी है? अकाउंटिंग की। जबकि फाइनेंस क्या बोलता है? फाइनेंस बोलता है सर कैपिटल का मतलब पैसा होता है। कैपिटल का मतलब पैसा, चाहे तुम मालिकों से लो, चाहे तुम मालिकों से लो, चाहे तुम उधार पकड़ो, चाहे तुम उनको मालिक बना दो, चाहे तुम अपने उसको लायबिलिटी ट्रीट करो, जिससे तुम पैसा पकड़ोगे वो क्या है? कैपिटल। हमने बोला सर इस कैपिटल को क्या कहा जाता है? फाइनेंस भी कहा जाता है। ऐसा हमने बोला पैसा किन किन जरिए से ले सकते हैं, ये मेरे पास क्या कहलाता है? सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसके ऊपर तुम्हारे पास स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर नंबर 11 दिया हुआ है, पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे हम लोग। हमने बोला सर कितने जरियों से तुम पैसा ले सकते हो अपने बिजनेस को चलाने के लिए? सर 3 जरियों से। कौन कौन से सर? एक, आपने शेयर इशू करके पैसा लिया, सर फ्री फंड का पैसा नहीं है। जिन लोगों ने आपको पैसा दिया है उनको आपने मालिक तो बना दिया, वो तुमसे क्या उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि उनको तुम क्या दोगे? डिविडेंड। क्या दोगे उनको तुम? डिविडेंड। सर ये मेरी क्या है? कॉस्ट है। जनाब मेरी कॉस्ट तो P&L के अंदर आती नहीं है। मैंने बोला सर P&L में नहीं आती, P&L से तुम क्या निकालते हो? प्रॉफिट। प्रॉफिट तुम्हारा कहां जाता है? रिटेन अर्निंग के अंदर। रिटेन अर्निंग में से डिविडेंड माइनस होता है। ऐसा सर देखा जाए माइनस तो हो रहा है ना यार, माइनस तो हो रहा है। सर आपकी वो कॉस्ट है, क्या कहलाएगी? वो डिविडेंड, और इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ऐसा। फिर हमने बोला सर अगर तो आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक वाला आपको फ्री फंड में पैसा नहीं देगा, बल्कि आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होगा, इजाफी पैसे ले रहा होगा। इसको हम क्या बोलेंगे जनाब? इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे सर? इंटरेस्ट। और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ डेट। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला भी फ्री में पैसा नहीं देगा, बल्कि तुमसे क्या उम्मीद लगा के बैठा होगा कि तुम उसको क्या दोगे? डिविडेंड पे करोगे। ऐसा सर? ऐसा। मैंने बोला सर ये तुमसे डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा है। मैंने बोला सर डिविडेंड देना नहीं देना तो मेरी मर्जी है। मैंने बोला सर इसकी परसेंटेज डिटरमाइंड नहीं है,
इसकी परसेंटेज फिक्स नहीं है, लेकिन उम्मीद तो लगाई हुई ना इसने। अगर कंपनी आज ये बोले कि सर मुझे पैसा चाहिए, मैं आपको शेयर दूंगा, लेकिन तुम्हें कभी जिंदगी में डिविडेंड नहीं दूंगा, क्या उसके पास 1 रुपए भी नहीं आएंगे? एग्री करते हो? कोई इसको 1 रुपया भी नहीं देगा। इसके अंदर लोग उम्मीद क्या लगा के बैठे हुए हैं कि आपको क्या मिलेगा जनाब? डिविडेंड मिलेगा। हमने बोला सर आपने इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लिया, आपने, ये कंपनी है सर हमारे पास, हमने बोला सर ये हमारे पास कंपनी है, मुझे इक्विटी वालों ने पैसा दिया, मुझे डेट वालों ने पैसा दिया, मुझे प्रेफरेंस शेयर वालों ने पैसा दिया। इक्विटी वालों ने कितना पैसा दिया सर? इक्विटी वालों ने दिया 1 लाख रुपए। डेट वालों ने कितना दिया? 50,000 रुपए। सर इन्होंने कितना दिया? 30,000 रुपए। टोटल कितना हो गया? 180। सर इसका रिटर्न अलग, इसका रिटर्न अलग, इसका रिटर्न अलग, सीखा भी हम लोगों ने। सर ये टोटल 180 जहां पे इन्वेस्ट किए जाएंगे, कंपनी ये 1,80,000 रुपए जहां इन्वेस्ट करेगी, या तो एक्सपेंशन करेगी बिजनेस में, या तो कोई नया प्लांट लगा रहे होंगे, या किसी कंपनी को खरीद रहे होंगे, या किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे होंगे, ऐसा। सर यहां से जो रिटर्न एक्सपेक्ट होगा, यहां से जो रिटर्न एक्सपेक्ट होगा, इसको डिविडेंड बांट दिया, इसको इंटरेस्ट बांट दिया, इसको प्रेफरेंस शेयर बांट दिया, उसके बाद भी कुछ ना कुछ बच जाना चाहिए, तो फिर तो ये प्रोजेक्ट फीजिबल है, वरना ये प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं है। मैंने बोला सर इनको कितना रिटर्न दे रहे हो? अज्यूमिंग 18%। इसको कितना रिटर्न दे रहे हो? अज्यूमिंग 10%। इसको कितना रिटर्न दे रहे हो? सर इसको 12%। भैया एवरेज बता दीजिए ना। मैंने बोला सर सिंपल एवरेज नहीं। कौन सी एवरेज? इनकी वेटेज के हिसाब से। यहां से ये आंसर आया था 14%। सर यहाँ पे जो कंपनी ने इनके 1,80,000 रुपए लगाए हैं, उस पे जो रिटर्न है वो इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो कंपनी यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी, अगर इससे कम होगा तो कंपनी यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। कंपनी बोलेगी भाई मैं अपनी जेब से थोड़ी ना भरूंगा, मैं अपनी, ये तो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनको तो देना पड़ेगा, मैं अपनी जेब से नहीं भरूंगा। एग्री करते हो भाई? तो ये कैलकुलेट करना मेरे पास क्या कहलाता है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कि ये कैपिटल है, इसकी कॉस्ट, उसका क्या कर लिया जाए? एवरेज। वो भी कौन सा वाला? वेटेज वाला। सर क्या ये जरूरी है कैलकुलेट करना कंपनीज को? बिल बहुत जरूरी है। आगे जो एक्सपेंशन कर रहे हैं उसे पता होना चाहिए ना यार कि कितना रिटर्न है इससे लें। एग्री करते हो? सर वैक कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया कि सर कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करना पड़ेगा, कौन से फॉर्मूले से इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने बोला सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के 2 तरीके। कौन कौन से भैया? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ऐसा कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के 3 तरीके। अगर तो डेट रिडीमेबल है, अगर तो इररिडीमेबल है, और अगर तो कन्वर्टेबल है। तीनों का तरीका अलग, तीनों का तरीका अलग। सर तीसरा मेरे पास प्रेफरेंस शेयर, तीसरा मेरे पास प्रेफरेंस शेयर, अगर रिडीमेबल है तो अलग और इररिडीमेबल है तो अलग। तो सर हमें एग्जाम में ये सारी चीजें सीखनी है। मैंने आपको लिखवाया था केई, केडी और केपी। सर 6 चीजें सीखनी है मेरे को। सर क्या क्या 6 चीजें सीखनी है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। 3 इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस शेयर। डैश लिखवाया था, वो डैश क्या होता है 2-3 दिन बाद। तो अपने को इस पूरे चैप्टर में 6 चीजें सीखनी है। 6 चीजें सीखनी, 15 नंबर आ गए, तकरीबन 15 नंबर का आएगा एग्जाम में। ये 6 चीजें सीखनी, 15 नंबर अपने पास। डन भाई इंशाल्लाह। तो सर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। असर हमने नहीं पढ़ी है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास है हमारी। मैं से टाइम पूछ लेता हूँ। अब जब मंडे स्टार्ट होगा तो मेरी 4 क्लासें हुआ करेंगी। मंडे को आपको पूरे चैप्टर का हैंडआउट दे दिया जाएगा, जिसके अंदर एमसीक्यूज भी है, क्वेश्चन भी है। एमसीक्यूज के सोल्यूशन मैंने साथ चिपका दिए हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन साथ नहीं है, वो मैं आपको ग्रुप पे सॉफ्ट कॉपी दूंगा। वो सोल्यूशन अगर देंगे तो मोटी किताब एक चैप्टर की हो जाएगी। हर वीक 4 क्लास होंगी। हाँ 4 क्लास है भाई, लाजमी। कोर्स कैसे होगा वरना? सही सर। यार स्टार्टिंग होगी वही बेसिक सवाल से, हलवा हलवा मुश्किल, हलवा मुश्किल मुश्किल। कोशिश मेरी ये होगी कि जनाब मोस्ट टेक्निकल सवाल जो है हम लोग क्लास में कर लें।
मोस्ट टेक्निकल सवाल। जो हलवा सवाल होंगे फिर वो आप लोग कर लोगे, सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। भाई 2 चीजों का वादा करके जाए सर, 2 चीजों का वादा करके जाए कि हम अपनी क्लास मिस नहीं करेंगे। पहला वादा, क्या वादा करते हो? दूसरा वादा, होमवर्क देंगे तो करोगे, वादा करते हो भाई? सर तीसरा, टेस्ट लिया जाएगा तो दोगे? हाँ, तीन वादा प्लीज। सही है भाई। हाँ, चौथा वादा, सर लेट नहीं आएंगे, होमवर्क नहीं करेंगे। छोटे भाई से करवा लियो यार, सोल्यूशन दूंगा ना, उसी पे छपवा लियो उससे, तो बोलिए हाँ मैंने कर लिया, खत्म। तो टेक्निक नहीं पता यार। हाँ ये सवाल बोला, रो रहा था घर में, ऐसी में लेकर आ गया। बोला आधा इसने पढ़ा, आधा मैंने पढ़ा, मिल बांट के हमने पढ़ लिया, पेपर भी दे देंगे दोनों मिल बांट के। चले सर, फिर इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टाइम टेबल फाइनल करता हूँ। मुझे ये बता दो, आप लोग ग्रुप ए वाले कौन कौन से हो? अच्छा भाई, ग्रुप ए में कौन से बेटा आपका? FR1 और कॉस्टिंग। और आप लोगों में? कॉस्टिंग मेरे साथ है, बिजनेस लॉ और कॉस्टिंग मेरे साथ है, आपका भी मेरे साथ है। और FR1 कॉस्टिंग और लॉ 3 निकले, तो क्या नहीं बचा? चौथा कौन सा है? टैक्स। टैक्स के साथ क्लैश मार दे। ऑनलाइन वालों टैक्स के साथ क्लैश मार दे। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों टैक्स वाला है कोई? देख यार, अगर कोई नहीं बन रहा होगा हिसाब किताब फिर कर ले, अगर कुछ नहीं बन रहा होगा तो मजबूरी है ना यार, पहले तो कोशिश करेंगे कुछ, क्योंकि यार हम लोग जो है ना 6:30 के बाद क्लास नहीं करेंगे, 6:30 के बाद नहीं करेंगे। सही है जी, नहीं वैसे भी रमजान के बाद भी सही, हम 6:30 बजे के बाद क्लास नहीं करेंगे, उससे पहले निपटाएंगे। ठीक है जी यार, इंशाल्लाह पूरा टारगेट हमारा ये है कि हम लोग 31 जुलाई को निपटा दें लास्ट क्लास। बल्कि मेरा पोर्शन तो और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी से 4 क्लासें लेके चल रहा हूँ। सही यार, मेरी कोशिश है कि कुछ भी करके हम लोग 31 जुलाई तक ना निपटा दें। अगस्त में नहीं जाएगा, इंशाल्लाह नहीं जाएगा, मेरा पोर्शन नहीं जाएगा। तो टाइमिंग अपनी होगी, अब कोशिश करेंगे कि दोपहर की हो, और अगर क्लैशेस आता है तो अभी मैंने पूछ लिया टैक्स के साथ कोई नहीं है, तो मैं टैक्स के साथ क्लैश मार दूंगा। ठीक है, और टैक्स होती है सुबह 9:30-10 बजे कुछ होती है। ग्रुप बी से तो नहीं कर सकते ना यार, वो तो इम्पॉसिबल है, जब तो ग्रुप ए का कुछ है। ठीक हो गया भाई, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अभी मैं टाइम टेबल से सेट करवाता हूँ, 4 क्लासें लगवा देता हूँ हफ्ते की। ठीक हो गया भाई, ओके जी, अल्लाह हाफिज।